हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। जैसा कि हमें सीपीसी एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, जहाँ पे हमने 7 पार्ट तक कवर कर लिया है। ये हमारा पार्ट 8 रहेगा, जहाँ हमने सीपीसी के 158 सेक्शन में से सारे एमसीक्यूज कवर कर लिए थे। अब हम देखेंगे जो ऑर्डर 51 तक दिए गए हैं सीपीसी में, तो उस ऑर्डर में से हम सीपीसी के एमसीक्यू को कवर करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, आदेशों में परिवर्तन कौन कर सकता है। यानी कि जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, 51 ऑर्डर्स हैं हमारे सीपीसी में। कितने हैं? 51 ऑर्डर्स। तो यहाँ पर जो ऑर्डर दिए गए हैं यानी आदेश, उसमें परिवर्तन कौन कर सकता है? जिला न्यायालय कर सकता है, उच्च न्यायालय कर सकता है, संसद, या कोई भी कर सकता है उसमें। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो है, कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय। यानी कि हाई कोर्ट को ये पावर है कि आदेशों में, यानी कि जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उसमें परिवर्तन कर सकता है, चेंजेस ला सकता है। बाकी सेक्शंस में अगर करना हो तो वहाँ पे कौन करेगा? संसद। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, सीपीसी की कौन सा सीपीसी का कौन सा प्रावधान, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सीपीसी का कौन सा प्रावधान यह कहता है कि एक ही हित के लिए एक व्यक्ति सब तरफ से वाद को संस्थित कर सकता है। यानी कि एक ही हित के लिए कई सारे व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में से कोई एक उन सब की तरफ से वाद संस्थित कर सकता है या बचाव कर सकता है। तो ये कहाँ पे प्रावधान दिया गया है सीपीसी में? तो ये कहाँ पे दिया गया? आदेश 1 नियम 1, आदेश 2 नियम 2, आदेश 1 नियम 8, आदेश 1 नियम 9। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आदेश 1 नियम 8। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत एक प्रतिनिधि वाद संस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो प्रतिनिधि के रूप में बात दायर करता है, सबकी ओर से बात दायर करता है, तो उसको निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होगी? पक्षकारों की बहुलता, एक ही हित, न्यायालय की अनुमति, या जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उनकी लिखित अनुज्ञा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है डी नंबर। यानी कि जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उनकी लिखित अनुज्ञा, यानी कि लिखित परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सीपीसी के अंतर्गत जहाँ एक व्यक्ति जो वाद का एक आवश्यक पक्षकार है और वहाँ किसी पक्षकार का नाम गलत जोड़ दिया गया है, तो वह मामला क्या कहलाता है? यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि कोई वाद है, कोई केस दायर किया जा रहा है और जो आवश्यक पक्षकार है उसको ना जोड़ के किसी अन्य पक्षकार को जोड़ दिया, जो उसका पक्षकार नहीं है उसका नाम जोड़ दिया। तो यहाँ पर यह क्या कहलाएगा? असंयोजन, कुसंयोजन, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो होगा कुसंयोजन। यानी कि गलत नाम जोड़ दिया है, गलत व्यक्ति का नाम जोड़ दिया है, तो उसको बोलेंगे कुसंयोजन। यहाँ पे एक फिफ्थ क्वेश्चन है, का एक घर खाको का एक घर खाको 500 रुपये वार्षिक भाटक, भाटक यानी कि क्या होता है? रेंट होता है, भाटक पर देता है, यानी पट्टे पर देता है। तो सन 1905, 1906, 1907 इन सभी पूरे वर्षों का भाटक शोध है। यानी जो रेंट देना था वो नहीं दिया उसने, यानी कि जो रेंट था वो ड्यू है और नहीं दिया गया। तो का 1908 में, यानी कि 1908 में का क्या करता है कि खा पर केवल 1906 के शोध भाटक के लिए, यानी ड्यू रेंट जो है उसके लिए बात दायर करता है। तो
खा के ऊपर का उसके पश्चात, यानी कि जो यहाँ पे 1906 में कर दिया है, केस दायर कर दिया है, तो उसके पश्चात खा के ऊपर का क्या कर सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखते हैं। केवल 1905 के शोध भाटक के लिए बाद ला सकेगा, केवल 1907 के भाटक के लिए बाद ला सकेगा, या 1905 1907 के भाटक के लिए यानी रेंट के लिए, उपरोक्त में से किसी के लिए भी बाद नहीं ला सकेगा। यानी कि एक बार उसने बाद ला दिया 1906 के लिए, तो उसके बाद वो किसी भी बात को नहीं ला सकेगा, यानी कि उसके खिलाफ, बी के खिलाफ किसी भी प्रकार का बात दायर नहीं कर सकेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है डी नंबर। बाद के कारणों का संयोजन, यानी कि जो कॉज ऑफ एक्शन है उसका संयोजन किस प्रावधान में वर्णित है, यानी कि किस आदेश या किस नियम के अंतर्गत आता है ये। तो यहाँ पर देखते हैं, आदेश 2 नियम 3, आदेश 2 नियम 2, आदेश 2 नियम 1, आदेश 1 नियम 2। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है आदेश 2 नियम 3, यानी कि बाद के कारणों का संयोजन यानी जोड़ने का जो प्रावधान दिया गया है, तो कहाँ पे दिया गया है, आदेश 2 नियम 3 में, यानी ए नंबर इसका सही आंसर है। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता का प्रावधान संहिता के किस आदेश या नियम में है, यानी कि जो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता है प्लीडर या फिर अभिकर्ता या प्लीडर, इसका प्रावधान सीपीसी में किस आदेश में या फिर किस नियम में दिया गया है। आदेश 3 नियम 1, आदेश 3 नियम 2, आदेश 3 नियम 4, आदेश 3 नियम 5। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो है आदेश 3 नियम 2, यानी ऑर्डर 3 रूल 2 में इसका प्रावधान दिया गया मान्यता प्राप्त अभिकर्ता का। सीपीसी के 1908 के अंतर्गत, सीपीसी 1908 के अंतर्गत हर बार न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में वाद पत्र देकर संस्थित किया जाएगा। यह उपबंधित है कहाँ पे, धारा 26 में, धारा 20 में, आदेश 3 नियम 1 में, आदेश 4 नियम 1 में। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है 4th नंबर, यानी कि आदेश 4 नियम 1 में दिया गया है यह प्रावधान। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, जहाँ प्रतिवादी 30 दिन के अवधि के अंदर लिखित कथन प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहाँ उस न्यायालय द्वारा लेखबद्ध कारणों से विनिर्दिष्ट किए गए किसी अन्य दिवस को लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। वह अवधि समन्स के निर्वाह से कितने दिन के पश्चात नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, 45 दिन के पश्चात, 60 दिन के पश्चात, 90 दिन के पश्चात या 120 दिन के पश्चात। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। आपका जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है 90 दिन के पश्चात, यानी कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, सी नंबर, ये 90 दिन के पश्चात समन्स से निर्वाह से नहीं होगा। आगे देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन क्या कहते हैं, ऑर्डर 5 यानी आदेश 5 नियम के अंतर्गत प्रतिवादी को अपना लिखित कथन देना होता है। समन के तामील के 60 दिन के भीतर, समन की तामील होने के 30 दिन के भीतर, समन की तामील होने के 60 दिन के भीतर, सॉरी यहाँ पे 120 दिन होगा, और समन की तामील होने के 15 दिन के भीतर। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है बी नंबर, यानी समन की तामील होने के 30 दिन के भीतर आदेश 5 नियम
के अंतर्गत प्रतिवादी को अपना लिखित कथन देना होगा। यानी जब समन की तामील हो जाती है तब उस दिन से 30 दिन के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा प्रतिवादी को। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं मेरे पहले के एमसीक्यू जितने भी पार्ट बनाए गए हैं। और अब आईपीसी के भी कुछ वीडियोज़ डालेंगे, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसको भी आप देख सकते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रतिवादी अपना लिखित कथन न्यायालय में समन की तामील होने से कितने दिन के अंदर दाखिल करेगा। यानी कि जो प्रतिवादी है अपना लिखित कथन न्यायालय में समन की तामील होने से कितने दिन के अंदर दाखिल करेगा। 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 120 दिन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 30 दिन। यानी 30 दिन के अंदर प्रतिवादी को अपना लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा। जिस प्रतिवादी को समन जारी किए गए हैं वह हाजिर हो सकता है स्वयं, विधिवत मान्यता प्राप्त एजेंट द्वारा, अधिवक्ता द्वारा या उपयुक्त में सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर प्रतिवादी को समन जारी किए हाजिर हो सकता है। इससे संबंधित प्रावधान सीपीसी में कहाँ पर दिया गया है, सीपीसी में इससे संबंधित प्रावधान कहाँ के दिया गया, ऑर्डर 5 में दिया गया है और रूल 2 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोई न्यायालय उसकी मामूली आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास करने वाले पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश कर सकता है अगर वह भारत में निवास करता है, उस राज्य की सीमाओं के भीतर निवास करता है, उस जिले की सीमाओं के भीतर निवास करता है, या फिर न्याय सदन के निश्चित सीमा में निवास करता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है डी नंबर। यानी कि न्याय सदन से एक निश्चित सीमा के भीतर निवास करता है तो उसको उपसंजात होने के लिए आदेश कर सकता है न्यायालय। तो इससे संबंधित प्रावधान सीपीसी में कहाँ है, तो इससे संबंधित प्रावधान आपको मिलेंगे ऑर्डर 5 में और रूल 4 में। फोर्टीन नंबर देखते हैं। सीपीसी के ऑर्डर 5 रूल 9(3) के अनुसार प्रतिवादी पर समन की तामील का खर्च निम्न में से किसको वहन करना होता है। यानी कि जो प्रतिवादी पर जो समन की जानी है तो उसको उसकी तामील के लिए जो खर्च दिया जाता है, यानी खर्च होगा, तो वो कौन वहन करेगा, कौन देगा। वादी देगा, प्रतिवादी देगा, न्यायालय या अधिवक्ता, कौन देगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है वादी। यानी कि जो भी समन की तामील के लिए खर्च होगा वह वादी वहन करेगा, वादी को देना होगा। जब तक वादी खर्च के लिए पैसे नहीं देता है, फीस जमा नहीं करता है, तब तक समन की तामील नहीं करवाएगा कोर्ट। किसी भी वाद में प्रतिवादी अपने निवास स्थान से अनुपस्थित रहता है और वहाँ पाए जाने की संभावना नहीं है तो उसके साथ निवास करने वाले, यानी कि जब प्रतिवादी को समन की तामील के लिए भेजा जाता है, समन की तामील करवाई जानी होती है, तब प्रतिवादी अपने निवास स्थान पे, अपनी घर पे नहीं मिलता है, या फिर वहाँ पाए जाने की उसकी संभावना नहीं है, या फिर उसको युक्तियुक्त समय पे तामील नहीं की जा सकती, तो उसके साथ जो रहते हैं सेवक पर, अवयस्क पुत्र पर, वयस्क पुत्र पर, मुनीम पर, तो किस पे तामील की जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है वयस्क पुत्र पर, यानी कि सी नंबर, वयस्क पुत्र पर तामील की जाएगी यदि प्रतिवादी नहीं मिलता निवास स्थान पे। उसके बाद 16 नंबर क्या कहता है, प्रतिस्थापित तामील अंतर्गत की जाती है। यानी कि किस आदेश, किस नियम के अंतर्गत प्रतिस्थापित तामील की जाती है। आदेश 2 नियम 2, आदेश 22 नियम 4, आदेश 5 नियम 19 और आदेश 5 नियम 20। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है डी नंबर।
आगे देखते हैं। प्रतिस्थापित तामील। प्रतिस्थापित तामील का आशय समन को चिपकाकर तामील करना। ऑप्शन देखते हैं। न्यायालय सदन में किसी प्रमुख स्थान पर, प्रतिवादी के घर के किसी प्रमुख भाग पर, प्रतिवादी के लेखाकार पर, या नंबर दोनों पर, आ बा दोनों पर। इसका जो सही आंसर होगा वो है आ बा दोनों पर, यानी डी नंबर इसका सही आंसर होगा। अविवचन को परिभाषित किया गया, यानी कि जो अविवचन है वो कहाँ पे परिभाषित किया गया है? आदेश 6 नियम 1, आदेश 6 नियम 2, आदेश 7 नियम 1, आदेश 8 नियम 5। तो कहाँ पे परिभाषित किया गया सीपीसी में अविवचन को? अविवचन को परिभाषित किया गया है आदेश 6 नियम 1 में। आगे बढ़ते हैं। अविवचन में सम्मिलित नहीं है, यानी कि अविवचन में क्या क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? वादपत्र, लिखित कथन, साक्ष्य, सारभूत तथ्य। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है साक्ष्य, यानी कि जो अविवचन में है वो साक्ष्य उसमें सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तात्विक तथ्यों जिन पर एक पक्षकार निर्भर करता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फैक्टा प्रोवेंटिया, फैक्टा प्रोवेंडा, फाल्सा डिमॉन्स्ट्रेशन नॉन फासेट, ऑफेंसेस टेर्रा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है फैक्टा प्रोवेंडा, यानी कि जो फैक्टा प्रोवेंडा है ये इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम्स में आया है। आगे बढ़ते हैं। अविवचन का सार क्या है? ऑप्शन देखते हैं। तथ्यों का अविवचन करें, विधि का नहीं। तथ्य और विधि का अविवचन करें, विधि का अविवचन करें, तथ्यों का नहीं। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है तथ्यों का अविवचन करें, विधि का नहीं। तो अविवचन का सार क्या है? यही तथ्यों का अविवचन करें, विधि का नहीं। उसके बाद देखते हैं आगे। अविवचन से अभिप्रेत है, यानी कि अविवचन से क्या अभिप्रेत है, क्या आशय है? केवल वादपत्र, केवल लिखित कथन, वादपत्र एवं लिखित कथन, वादपत्र, लिखित एवं प्रत्युत्तर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है वादपत्र एवं लिखित कथन। अविवचन में वादपत्र और लिखित कथन शामिल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी काफ़ी हेल्प मिले एग्ज़ाम्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।